Hello friends, how are you? Hope you all are doing great. And once again, welcome to Save Classes. Dear students, last क्लास में हमने आपकी जर्नी स्टार्ट की थी सीए फाउंडेशन की। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था सीए के लेवल्स के बारे में कि कितने सीए में लेवल्स होते हैं। साथ ही हमने देखा था पूरा सीए फाउंडेशन का पैटर्न कि कौन कौन से हमारे एग्जाम्स होंगे सीए फाउंडेशन में और कितने कितने मार्क्स के होंगे। बेटा लास्ट क्लास में ही हमने अपनी पढ़ाई का श्री गणेश कर दिया था। चैप्टर नंबर 1 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था और बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1 भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज अ नीड ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, Why we prepared बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम फटाफट ज्ञान ले लेते हैं लास्ट क्लास का, मतलब रिवीजन करते हैं। तो सर क्या हम डेली रिवीजन करा करेंगे? हाँ बेटा, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ऑल इंडिया रैंक है, अगर हम अकाउंटेंसी में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो बेटा हमें टाइम टू टाइम अपना रिवीजन अपडेट रखना पड़ेगा। इसलिए करंट क्लास जो भी हुआ करेगी बेटा उसमें लास्ट क्लास का, पिछली क्लास का हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1 स्टार्ट किया था मैंने लास्ट क्लास में, दैट इज व्हाई वी प्रिपेयर्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा एक बिजनेसमैन जिसका बैंक में अकाउंट है और वो अपनी ट्रांजैक्शन करता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है, तो बेटा सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बिजनेसमैन एक बुक में रिकॉर्ड करता है जिसका नाम है कैश बुक, और बिजनेस की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को बैंक भी रिकॉर्ड करता है पासबुक में। तो इन दीज बोथ बुक्स banking transactions of business are recorded in cash book by businessmen and in passbook by bank. That's why the total, the balance of cash book and passbook should be equal. But sometimes because of some reasons these balances are different from each other. एक दूसरे से बैलेंसेस अलग होते हैं। कैश बुक का बैलेंस 8000, पासबुक का बैलेंस बेटा 12000। और अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो बेटा मेरे लिए ये चिंता की बात है कि दोनों बैलेंसेस बेटा अनइक्वल क्यों आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता हूं। क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में अपना पढ़ लिया था। कैश बुक क्या होती है, पासबुक क्या होती है, बेटा ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। आज सेकंड क्लास हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर की। तो सर चैप्टर है हमारा बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और आज अपनी क्लास को श्री गणेश करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट 2 के साथ। और कॉन्सेप्ट 2 रहेगा बेटा हमारा मीनिंग। सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीआरएस, या व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन मेरे पास होनी चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए, और इसी डेफिनेशन से हम सीखेंगे बीआरएस होता क्या है। क्लियर? तो सर मेरे साथ में ही रजिस्टर मेंटेन करेंगे। लास्ट क्लास की भी नोटिंग मैंने आपको कराई थी, इस क्लास की भी नोटिंग मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर्स में करते चले जाएंगे। तो सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which is prepared to
reconcile the balances of cash book and पासबुक। बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इस प्रिपेयर्ड रिकंसाइल करने के लिए। कैश बुक का टोटल आ रहा है 8,000, पासबुक का टोटल आ रहा है 10,000, तो दोनों का बैलेंसेस बेटा डिफरेंट है। तो अब आपको इन दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल करना है, मतलब चेक करना है कि ये बैलेंसेस डिफरेंट क्यों आ रहे हैं। उसीलिए हमें बीआरएस बनाना पड़ता है। क्लियर बच्चा? हाँ जी सर। इस प्रिपेयर टू रिकंसाइल द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए, मतलब चेक करने के लिए कि वाई दीज टू बैलेंसेस आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसी के साथ इंपॉर्टेंट बीआरएस में एंड ऑल्सो शो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस। बेटा रिकंसाइल तो करता ही करता है, साथ में हमें रीजंस भी बताता है कि आखिर क्यों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बना रहा हूं और कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अनइक्वल है। तो उसका डिफरेंस भी हमें बताता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक एंड ऑल्सो शो द कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। मेरे बच्चों इसको याद करना है। क्लियर है बेटा? अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कृपया करके आप हमें यह बताइए कि कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो अनइक्वल या एक दूसरे से अलग, मतलब डिफरेंट क्यों आता है? आखिर क्या रीजन है? मैंने कहा बेटा अगर तुम ऐसी बात कर रहे हो तो लिखो रजिस्टर के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 3। अच्छा सर, मैंने कहा हाँ बेटा लिख लो। सर क्या नाम है इस कॉन्सेप्ट का? बेटा इस कॉन्सेप्ट का नाम लिखो रीजन ऑफ differences between the balance of cash book and passbook। कि आखिर क्या रीजन है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस अनइक्वल आता है। क्लियर? देखो बेटा सब ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। बेटा एक हमारा बिजनेसमैन है, क्लियर, और इस बिजनेसमैन का नाम रख लेते हैं हम मिस्टर ए। क्लियर बेटा? एक दूसरा बिजनेसमैन है जिसका नाम है बेटा मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए गुड्स परचेज करते हैं फ्रॉम मिस्टर बी। क्लियर है? हाँ जी सर। सो मिस्टर ए ने गुड्स परचेज करे मिस्टर बी से, और गुड्स परचेज करने के लिए मिस्टर ए हैज टू पेड अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000, लेट्स से 10,000 रुपए पे करने हैं। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपीज का एक चेक दिया। क्या दिया बेटा? चेक। क्लियर? बेटा मिस्टर ए ने अपने पास कैश बुक बनाई होगी। हाँ जी सर। और मिस्टर ए के लिए ही बैंक ने बेटा पासबुक भी बनाई होगी। सर बिल्कुल बनाई होगी। और ऐसा मान लेते हैं कि मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपीज हैं। 1 लाख रुपीज हैं, 1 लाख रुपीज हैं। 1 लाख रुपीज हैं, 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 1
मिस्टर ए की कैश बुक में 1 लाख रुपीज है और मिस्टर ए की पासबुक में भी 1 लाख रुपीज है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा मानते हैं बेटा कि 29 जनवरी को मिस्टर ए ने एक चेक दिया टू मिस्टर बी 10,000 रुपीज का, और जैसे ही मिस्टर ए ने ये चेक दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं मिस्टर ए, क्लियर है बेटा, और मेरे पास है बेटा एक ये चेक। मिस्टर ए ने एक चेक बनाया इन द फेवर ऑफ मिस्टर बी फॉर ₹10,000, अपने सिग्नेचर कर दिए और बेटा ये चेक दे दिया किसको? मिस्टर बी को। बेटा मिस्टर बी ने ये चेक ले लिया, बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। मिस्टर बी ने ये चेक ले लिया। बेटा जैसे ही मिस्टर ए ने चेक दिया होगा मिस्टर बी को, बेटा तुरंत मिस्टर ए ने इसकी रिकॉर्डिंग करी होगी, इसको लिखा होगा। कहां पर? सर कैश बुक में। बिल्कुल सही बेटा, कैश बुक में इसको रेसिप्ट साइड पे लिखा होगा या पेमेंट साइड पे? सर इसको क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, पेमेंट साइड पे, क्योंकि मिस्टर ए ने पैसा दिया है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि कैश बुक में से 10,000 रुपीज बेटा मिस्टर ए ने माइनस कर दिए क्योंकि उन्होंने कर दी पेमेंट। क्लियर? हाँ जी सर। तो सर 90,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस हो गया एज पर कैश बुक। इज दैट क्लियर? जी सर। नाउ बेटा 31 जनवरी आ गई। 31 जनवरी को मिस्टर ए ने सोचा कि चलो भाई बहुत दिन हो गए, बैंक घूम के आते हैं और बैंक में देखकर आते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। बेटा मिस्टर ए गए बैंक, मैनेजर साहब से मिले। मैनेजर साहब नमस्कार। मैनेजर साहब ने भी कहा मिस्टर ए जी नमस्कार, कैसे आना हुआ? मिस्टर ए ने कहा कि मैनेजर साहब मैं तो बैंक घूमने आया हूं और सब परिवार में ठीक? मैनेजर साहब ने कहा हाँ जी बहुत ठीक। अच्छा मैनेजर साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। मैनेजर साहब ने कहा पूछिए मिस्टर ए, आप तो हमारे कस्टमर हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लाइंट तो भगवान है, कस्टमर तो भगवान है, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। बेटा मिस्टर ए ने पूछा कि मिस्टर मैनेजर कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बताइए मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। मैनेजर साहब ने कहा अरे ये तो आपका राइट है, मैं 1 मिनट में बताता हूं। बेटा बैंक मैनेजर ने पासबुक ओपन करी अपने कंप्यूटर में। किसकी पासबुक? सर मिस्टर ए की। बिल्कुल ठीक। बेटा मिस्टर ए की पासबुक देखी और कहा कि मिस्टर ए आपके अकाउंट में है 1 लाख रुपीस। कितने? 1 लाख। बेटा तुरंत मिस्टर ए ने अपनी कैश बुक चेक करी कि भैया मेरे पास तो कितना पैसा लिखा हुआ है? 90,000। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 90,000 है, मगर बैलेंस एज पर पासबुक 1 लाख रुपीस है। अब बिजनेसमैन के लिए, मिस्टर ए के लिए यह चिंता का विषय है कि ये दोनों बैलेंसेस अनइक्वल क्यों हैं। बच्चे कह रहे हैं सर पासबुक में बैंक में तो पैसा 1 लाख ही है ना, तो टेंशन की क्या बात है? वो जी टेंशन है, हम अकाउंट्स पढ़ने वाले बच्चे हैं और अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। हर चीज क्लियर होनी चाहिए और हर चीज सच होनी चाहिए। अकाउंटिंग जब ही सही मानी जाएगी। तो चिंता का विषय है मिस्टर ए के लिए। मिस्टर ए ने सोचा कि भैया कैश बुक से तो बैलेंस आ रहा है 90,000, लेकिन पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस आ रहा है
बेटा वो आ रहा है 1 लाख। तो आखिर क्या वजह है कि ये दोनों बैलेंसेस अनइक्वल आ रहे हैं? तो दोनों बैलेंसेस अनइक्वल आ रहे हैं। देखिए बेटा, मिस्टर ए ने एक चेक दिया 29 जनवरी को। बेटा चेक क्लियर करने का एक प्रोसीजर होता है। सर क्या प्रोसीजर होता है आप बताएंगे? मैंने कहा बेटा बिल्कुल बताएंगे। देखो बेटा, मिस्टर ए ने एक चेक दिया टू मिस्टर बी ऑन 29 जनवरी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का जो बैंक है वो है एसबीआई और मिस्टर बी का जो बैंक है वो है बेटा पीएनबी। क्लियर? बेटा 29 जनवरी को एक चेक दिया मिस्टर ए ने टू मिस्टर बी। तो मिस्टर बी के पास चेक आया। बेटा मिस्टर बी ने ये चेक डिपॉजिट किया होगा अपने बैंक में, पीएनबी बैंक में, इस चेक को क्लियर कराने के लिए। बेटा पीएनबी में चेक डिपॉजिट होते ही पैसे नहीं आएंगे, बल्कि पीएनबी वाले मिस्टर बी का जो बैंक है पीएनबी, वो पेमेंट की रिक्वेस्ट करेगा टू मिस्टर एज बैंक, एसबीआई बैंक से कि देखो एसबीआई बैंक आपका एक कस्टमर है मिस्टर ए और उसने हमारे कस्टमर को 10,000 रुपीज का एक चेक दिया है, तो कृपया करके आप मिस्टर ए के अकाउंट से 10,000 रुपीज निकालिए और हमको दीजिए और हम अपने कस्टमर मिस्टर बी के अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट कर देंगे। एक चैनल के थ्रू बेटा ये पेमेंट रिसीव्ड होती है। क्लियर है बेटा? मिस्टर ए का बैंक है एसबीआई, एसबीआई ये पेमेंट भेज देगा किसको? पीएनबी को। तो इस प्रोसेस में लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो 29 को अगर चेक दिया है तो बेटा 29 को ये चेक क्लियर नहीं हुआ होगा। ये चेक क्लियर हुआ बेटा हमारा बाद में। क्लियर? तो कैश बुक में तो ट्रांजैक्शन मैंने उस दिन रिकॉर्ड कर ली थी बेटा जिस दिन ये मैंने चेक दिया था टू मिस्टर बी, लेकिन पासबुक में बेटा ये ट्रांजैक्शन उस दिन रिकॉर्ड होगी जिस दिन बैंक से पैसा माइनस होगा। तो बेटा बैंक से पैसा अभी 31 जनवरी तक माइनस नहीं हुआ, ये पैसा तो 2 जनवरी को माइनस होगा। तो ऑन 31 जनवरी द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज 90,000 एंड द बैलेंस एज पर पासबुक इज रुपीज 1 लाख। तो बेटा ये हमारा पहला डिफरेंस है, रीजन ऑफ डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं बेटा टाइम गैप। टाइम गैप कि एक बुक में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए बेटा पहले और दूसरी बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हो बेटा बाद में। तो जब एक बुक में पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है और दूसरी बुक में वही ट्रांजैक्शन बेटा बाद में रिकॉर्ड होती है, तो ये रीजन बनता है फॉर द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। क्लियर है बेटा? हां जी सर बिल्कुल क्लियर। बेटा देखो दूसरा रीजन और आसान, ये रही हमारी कैश बुक और ये रही हमारी बेटा पासबुक। ऐसा मान लेते हैं कि दोनों ही बुक के अंदर बैलेंसेस जो हैं बेटा वो हमारे 1 लाख रुपीस है। क्लियर? हमने एक चेक दिया, पेमेंट करी चेक से 10,000 रुपीज। कितने की बेटा? 10,000 रुपीज की। तो बेटा जैसे ही मैंने कैश बुक में रिकॉर्डिंग करी तो माइनस करना था मेरे को कितना सर? 10,000। बेटा गलती से जल्दी में मैंने 1,000 माइनस कर दिया।
अब वो चेक कहां गया होगा सर? बैंक में ऑब्वियसली। और बैंक से बेटा कितना पैसा माइनस हुआ होगा सर? जब चेक 10,000 का था तो सर माइनस तो 10,000 हुए होंगे ना। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो बेटा पासबुक में से माइनस हुए कितने? 10,000। लेकिन गलती से कैश बुक में से माइनस कितने हो गए सर? 1,000। बेटा कैश बुक के हिसाब से हमारा बैलेंस कितना सर? 99 आएगा। हाँ बेटा। और बेटा पासबुक के हिसाब से हमारा बैलेंस कितना सर? ये 90,000 रुपीज आएगा। बिल्कुल ठीक। तो बेटा देखो ये दूसरा टाइप ऑफ एरर है, रीजन है, जिसको हम बोलते हैं एरर्स। तो बेटा मेनली जो हमारी रीजंस हो सकते हैं वो दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है बेटा टाइम गैप, कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन कैश बुक में पहले रिकॉर्ड हो जाए और वही ट्रांजैक्शन बेटा पासबुक में बाद में रिकॉर्ड हो। तो ये रीजन बन जाता है डिफरेंस का बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। या ट्रांजैक्शन पहले पासबुक में रिकॉर्ड हो जाए और बाद में कैश बुक में रिकॉर्ड हो, तो बेटा ये भी रीजन बन जाता है डिफरेंसेस का बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। वहीं पर एक दूसरा रीजन मैंने दिखाया आपको एरर्स, कि बेटा एक बुक के अंदर गलती हो गई हमसे, कैश बुक में 1,000 रुपए माइनस कर दिए, माइनस होने थे बेटा 10,000। तो दिस ऑल्सो बिकम द रीजन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। क्लियर है? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब टाइम गैप और रीजन के हम n पॉइंट्स बना सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। उनको हम अब डिस्कस करेंगे आगे कि वो क्या क्या रीजंस हैं बेटा जो टाइम गैप में या एरर्स में हमारे पास आते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर बताइए क्या क्या रीजंस हैं। देखिए सर, पहला रीजन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिर्फ एक दो एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। पहला है हमारा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए बेटा, मैंने एक चेक दिया, मिस्टर ए ने एक चेक दिया मिस्टर बी को, और ये चेक दिया बेटा 10,000 रुपीज का ऑन 29th जनवरी। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर? 31st जनवरी को मैं अपने बैंक में गया कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करने, कि भैया मैच हो रहा है या नहीं। 31st जनवरी को पता लगा कि यह बैलेंस मैच नहीं हो रहा। क्लियर? क्यों मैच नहीं हो रहा? क्योंकि बेटा 29th जनवरी को एक चेक मैंने इशू किया था। तो जिस दिन मैंने इस चेक को इशू किया होगा बेटा, मैंने इसको अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन चेक क्लियर होने में लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। तो 31st जनवरी तक बेटा ये चेक क्लियर नहीं हुआ होगा, इसलिए पासबुक के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी। या भैया मैंने मिस्टर बी को चेक दिया 29th जनवरी को, मिस्टर बी ये चेक बैंक में डिपॉजिट करना भूल गए और चले गए बेटा घूमने दुबई, दुबई की सैर करने, डेजर्ट सफारी करने, और इन्होंने चेक अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। बेटा अगर मिस्टर बी अपने बैंक में वो चेक डिपॉजिट नहीं करेंगे
तो क्या मेरे अकाउंट से, मिस्टर ए के अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा? सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर बी का जो बैंक है वो तो हमारे बैंक से पैसा मांगेगा ही नहीं। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि मिस्टर बी के बैंक को तो पता ही नहीं कि कोई चेक भी है, वो चेक तो दुबई में घूम रहा है। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरा, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। सर मतलब बेटा इस बार मैं मिस्टर ए और मुझे एक चेक रिसीव्ड हुआ मिस्टर सी से 20,000 रुपीज का चेक। क्लियर? अब देखो हुआ क्या होगा। ये एक चेक है, ये मिस्टर सी ने मुझे दिया, ठीक है सर। मैंने इस चेक का क्या करा? मैंने इस चेक को डिपॉजिट करा अपने बैंक में। एंड फॉर एग्जाम्पल बेटा 30 मार्च को मैंने ये चेक अपने बैंक में डिपॉजिट किया। बेटा जैसे ही मैंने इसे अपने बैंक में डिपॉजिट किया होगा, मैंने इसको अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया होगा। 31 मार्च को मैं चला गया बैंक, मैंने कहा भैया बताओ मेरे पास कितने पैसे हैं। उन्होंने बताया सर 80,000। मैंने कहा बेटा 80,000 नहीं है, 1 लाख रुपीज है। एक 20,000 रुपीज का चेक कल ही मैंने डिपॉजिट करा है। मैनेजर साहब ने कहा कि भाई साहब आपने डिपॉजिट तो जरूर करा, लेकिन वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है। उस चेक को क्लियर होने में अभी 3-4 दिन लगेंगे। तो मेरी कैश बुक में तो ट्रांजैक्शन हो गई है, लेकिन मेरी पासबुक में ट्रांजैक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे बैंक वालों के पास अभी तक पैसा नहीं आया। मेरा बैंक अभी सी के बैंक से पैसा मांगने जाएगा, तब पैसे आएंगे, और इसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। आइए बेटा हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट रीजन देखते हैं। बैंक चार्जेस। मैं सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल्स की बात करूंगा, हम कोई रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ चीजों को समझेंगे। बैंक चार्जेस रुपीज 500। देखो बेटा हमारा बैंक में अकाउंट है, और बैंक में अकाउंट की वजह से हमारे पास चेकबुक भी है, हमारे पास एटीएम भी है। एटीएम कार्ड यूज करते हैं ना? करते हैं बेटा? हाँ जी सर बिल्कुल करते हैं अपन लोग। तो बेटा ये एटीएम और ये चेकबुक हम लोगों को फ्री में नहीं मिले, वी हैव टू पे फॉर दिस। हम लोगों को पैसा पे करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा बैंक में अकाउंट है एसबीआई में, और एसबीआई वालों ने हम लोगों को चेकबुक दे रखी है यूज करने के लिए, हमको एटीएम कार्ड भी दे रखा है बेटा यूज करने के लिए। और ये सब यूज हम फ्री में नहीं करते, बल्कि वी हैव टू पे फॉर दिस। हम लोग पैसा पे करते हैं इसके लिए, और एनुअल चार्ज है फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया। क्लियर? तो सर देखिए हमारे पास 2 बुक, कैश बुक और पासबुक। बैंक वालों को 500 रुपया लेना है हमसे, तो बैंक क्या फोन करके हमसे पूछेगा कि मिस्टर ए क्या आपके अकाउंट से 500 रुपए बैंक चार्जेस के नाम के आपने जो एटीएम और पासबुक यूज कर रहे हैं उसकी एनुअल फीस हम लोग डिडक्ट कर लें क्या? क्या आपसे पूछने वाला है वो? सर बिल्कुल नहीं पूछेगा। हां बेटा बिल्कुल नहीं पूछेगा आपसे, बल्कि वो आपकी पासबुक में से 500 रुपया माइनस कर देगा, और आपको पता भी नहीं होगा।
तो पासबुक में तो रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई बेटा, जिसकी वजह से दोनों बैलेंसेस अनइक्वल आएंगे। हमें तो बैंक चार्जेस माइनस हुए हैं 500 रुपया, ये उस दिन पता लगेगा जिस दिन मैं बैंक जाऊंगा और देखूंगा कि मेरी कैश बुक तो कह रही है कि मेरे पास 1 लाख रुपीस है, लेकिन मेरी पासबुक कह रही है मेरे पास 99,500 है। तब मैं क्वेश्चन करूंगा ये 500 रुपया कहां गया, और बैंक वाले बताएंगे कि सर बैंक चार्जेस हुए हैं 500 रुपए के। मैंने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो दिस बिकम द रीजन फॉर डिफरेंसेस। तो इसी तरह बहुत सारे बेटा रीजन बन सकते हैं फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक, और इन सब रीजंस को पता करना, और पता करने के बाद दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए बेटा एक स्टेटमेंट बनाएंगे, जिस स्टेटमेंट का नाम होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which is prepared to reconcile the balance of cash book and passbook and also show the causes of differences। तो यहां हम रिकंसाइल भी कर देंगे और कॉजेज भी देख लेंगे। तो आज की क्लास में हमने बेटा दो कॉन्सेप्ट पढ़े, मीनिंग और रीजंस, कि आखिर दोनों के बैलेंसेस अनइक्वल क्यों होते हैं और अनइक्वल किस वजह से बनते हैं, क्या सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनकी वजह से दोनों के बैलेंसेस अनइक्वल हो जाते हैं। कल की क्लास में हम अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब ये सीखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन बनाते कैसे हैं, और उसी के साथ करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और वहां पे क्वेश्चन में आप देखिएगा आपको मिलेंगे बहुत सारे रीजन जिनकी वजह से दोनों के बैलेंसेस अनइक्वल होंगे। हम उन रीजंस के बारे में स्टडी करेंगे और उनकी मदद से दोनों के बैलेंसेस को रिकंसाइल कर देंगे। क्लियर सर? तो घर पे रहिए और पढ़ते रहिए सेव क्लासेस के साथ। कल की क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद बेटा।